किन्हीं का कोई भी प्रश्न है तो करिए। अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसमें कुछ भी पूछना है पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी गुरुजी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आप में से किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछिए। अभी तक जो भी पढ़ा कहीं किसी प्रकार की भी दिक्कत है तो पूछिए। सभी कुछ याद? अभी तक जो भी पढ़ाया सभी को सब चीज याद? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी को ज्यादा इसके बारे में पढ़ा नहीं है ना, प्रश्न ज्योतिष के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी थोड़ा और जानेंगे समझेंगे फिर पूछ पाएंगे कुछ। अभी तक जो पढ़ा था आपने, जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया वो तो समझ में आया है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि हमें जब कुछ जान जिज्ञासा होगी कुछ समझने की। प्रश्न ज्योतिष का सार तत्व हमने बताया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे करे, शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, यात्रा कब होगी, संतान कब होगी, किसी भी प्रकार का प्रश्न या तात्कालिक प्रश्न कि मैं अमुक काम से जा रहा हूं, मेरा काम होगा या नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रश्न, तो उसके लिए 4 सूत्र हमने आपको बताए थे, है ना? उन 4 सूत्र की सहायता से जातक के किसी भी प्रश्न का रिप्लाई आप दे सकते हैं। आज डिटेल्स में प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ चार्ट लगा के टॉपिक ले लेते हैं, उस टॉपिक को हर प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे कि यह दृष्टांत बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना? उसमें पहला था कि लग्न और लग्नेश देखेंगे। लग्न में हमने बतलाया था शिशोदय लग्न कार्य सिद्धि के लिए प्लस पॉइंट होता है और शिशोदय लग्न नेगेटिव पॉइंट होता है। लग्न लग्नेश देखेंगे। दूसरा पॉइंट नोट कराया था कार्य भाव और कार्यजेश देखेंगे। कार्य भाव मैंने आपको बताया था जिससे रिलेटेड प्रश्न करता है जातक। जैसे जातक ने प्रश्न किया मेरी शादी कब होगी, तो कार्य भाव 7th हाउस हो गया, यानी उसके प्रश्न जिस हाउस में पड़े हैं वो हाउस कार्य भाव और उस हाउस का स्वामी कार्यजेश। मैं पिता कब बनूंगा, संतान से रिलेटेड प्रश्न हो गया। कार्य भाव 5th हाउस और कार्यजेश 5th लॉर्ड। इस प्रकार बारहवें भाव का जो भी कारकत्व है वो मैं आपको भेज दूंगा स्टडी मटेरियल स्टूडेंट ग्रुप में। कल के बाद कल तक जो भी पढ़ाई होगी सारा मटेरियल मैं भेज दूंगा। तीसरे नंबर पे मैंने बताया था कि चंद्रमा देखेंगे। लिखा भी दिया था, आप सबके नोटबुक में लिखा हुआ होगा। चंद्रमा को प्रश्न कुंडली में बीज कहा गया है, प्रश्न कुंडली की आत्मा कहा गया है और मन है चंद्रमा। शुरू से तो हम लोग पढ़ते आए हैं, यानी कोई भी इच्छा दिल में जागृत हुई, मन में विचार आया
तो चंद्रमा एक्टिव हो गया। तो प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चौथा 11th हाउस 11th लॉर्ड बताया था, क्योंकि कोई भी जो हमारी इच्छा हुई वह पूरी होगी 11th हाउस में है। मनोकामना पूर्ति का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है, हमारी अभिलाषाओं की पूर्ति का है, लाभ का भाव है। तो 11th हाउस को देखना जरूरी है। अगर वो अच्छी स्थिति में है यानी लाभ की संभावना बन रही है, लाभ होगा, यानी जातक ने जो प्रश्न किया वो काम बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन 4 सूत्रों को याद रखना है। ये 7 तत्व है प्रश्न में। इसकी सहायता से अभी बहुत सारे जातक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। आज एक बर्निंग टॉपिक लेते हैं आज के डेट में, धन भाव। धन का भाव कौन सा होता है? हम बताइए। सेकंड हाउस। लेकिन आज बहुत सारे भाव को धन का भाव बना देते हैं। ठीक है, बहुत सारे हाउस से भी आज आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। चार्ट बनाइए, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। बड़ा सा चार्ट बनाइए। जातक को धन की प्राप्ति होगी नहीं होगी, कैसे होगी? डिफरेंट चार्ट के माध्यम से आज इसको समझते हैं। ये धन का प्रश्न है। पहला हाउस हो गया पूछक, यानी प्रश्न करने वाला, प्रश्नकर्ता, पूछने वाला। ठीक है, सेकंड हाउस तो शुरू से ही हम सभी जानते हैं कि धन का भाव है ना? लेकिन ये एक्यूमुलेटेड मनी है, संचित कोष। ये आपका संचित धन है।
ये आपको धन देगा। जी। फोर्थ हाउस भी आपको धन देगा। जमीन में गड़ा हुआ धन। ऐसे आप जानते होंगे, एक कहानी है जो हमारे परिचित ही है, हमसे फ्रीक्वेंटली कुंडली दिखाने आया करते थे। बहुत धनाढ्य परिवार से थे, लेकिन स्थिति खराब हो गई। 3 भाई थे, बड़ा भाई गरीब हो गया। दो जो छोटा भाई था उसकी स्थिति ठीक थी। पिताजी का देहांत हो गया, बड़े भाई का हालत बहुत खास था। दोनों भाई जो छोटा थे उनकी स्थिति ठीक थी। घर बना के नए मकान में दोनों शिफ्ट कर गए। पुराना मकान जो दादा बाबा का बना हुआ था उसी में वो रहा करते थे। जब पैसे की सख्त आवश्यकता हुई, स्थिति खराब होने लग गई, तो प्रॉपर्टी का जो पैतृक संपत्ति था डिवीजन की बारी आई। तो डिवीजन हुआ, तीनों भाई ने स्वीकृति से ही बड़े भाई को पुराना घर दे दिया गया और जो भी पैतृक संपत्ति थी बांट के थोड़ा सा हिस्सा भी मिल गया। तो आज के डेट में तो पिलर बड़ी पतला पतला होता है, सीमेंट कंक्रीट का बन जाता है। पुराने जमाने में 50-100 साल पहले बड़ी मोटा मोटा पिलर हुआ करता था। सीमेंट कंक्रीट का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे लोग। कुछ पैसे आ गए तो इन्होंने सोचा कि अपने घर को रहने लायक बना लेते हैं, जो चारों तरफ से टूट रहा है, ढह रहा। मोटा मोटा दीवार था, मोटे मोटे पिलर थे। बनवाने के लिए जब उसको तोड़ा तो उसमें से उनको 2 बड़ा बड़ा गगरा मिला। उसमें सोने, चांदी, हीरे उनके पूर्वजों ने छुपा के रखा हुआ था, उनको मिल गया। तो ये चौथा घर उनको रातों रात अरबपति बना दिया। तो ये पृथ्वी में, जमीन में गड़े हुए धन का भाव है। भूमि में गड़ा धन। तो यह भी आपको धन देगा। 5वां हाउस भी धन देगा। ये सट्टा का है। बहुत लोग सट्टा लगाते हैं, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा या वेस्ट इंडीज जीतेगा। बहुत सारे लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं। तो उसके लिए आपको 5th हाउस देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, लॉटरी लगाते हैं। ये लॉटरी का है 5वां, ठीक है। 6ठा घर प्रतियोगिता का है, कंपटीशन, यानी जब तक कितना कॉम्पिटिटिव है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितनी आसानी से वह निकाल लेगा, ये आपका 5वां घर है। तो 6ठा घर है कंपटीशन का। तो 7वां घर कौन सा हो गया? कंपटीशन से कमाया हुआ धन, प्रतियोगिता में लाभ या प्रतियोगिता में सफलता। प्रतियोगिता में सफलता। सेवेंथ हाउस काफी अच्छा है, तो ये सफलता दिला देगा। ये प्रतियोगिता में सफलता है। जैसे आप फर्स्ट हाउस है तो आपका धन 2nd हाउस है, तो 6ठा घर प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता का धन 7th हाउस, ठीक है। 3rd हाउस पराक्रम है, तो पराक्रम का धन 4th हाउस। 4th हाउस सुख का भाव है, तो सुख का धन स्थान 5वां है, यानी बुद्धि है तो सुख की वृद्धि होगी।
ठीक है ना। तो इस प्रकार समझते हैं। 8वां घर, आपके नाम पर लोग वसीयत में लिख के चले जाते हैं, दादा बाबा, आपके मित्र। ऐसे आपने भी बहुत सारी कहानी सुनी होगी, हमने भी सुनी है कि बहुत सारे मालिक जो होते हैं अपने स्वामी भक्त नौकर के नाम पे वसीयत लिख के चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानी है। बीमा का जो धन मिलता है, अनअर्न्ड मनी, ससुराल से बहुत सारा धन मिल जाता है, क्योंकि 7th हाउस पति या पत्नी है, तो उनका ये घर यानी आपका ससुराल। ये तो आपका प्रोफेशन ही है, प्रोफेशन से लाभ हो देगा। 10th हाउस कर्म का है, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, 10th हाउस प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करेगा। ये आपकी इच्छा पूर्ति का है, मनोकामना पूर्ति का है। फ्लो मनी, मनी का फ्लो कैसा है आपके जीवन में, इनकमिंग कैसा है। तो लाभ का भाव इसको बोलते हैं, धन लाभ। इतने सारे हाउस आपको धन देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, चार्ट बनाते हैं और उसकी सहायता से जो भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करके सीखने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने लिख लिया होगा? जी। कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे कि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक नंबर बोलिए, कोई भी नंबर। 7। जी 7। धन से रिलेटेड कोई प्रश्न करिए। जितने धन का भाव मैंने बताया उसमें से कोई भी प्रश्न करिए। अपना मकान कब बना पाएंगे? मकान कब बनेगा? तो धन से रिलेटेड मानेंगे इसको या नहीं मानेंगे गुरुजी? अच्छा ठीक है। नहीं मतलब मकान तो फिर 4th हाउस से देखेंगे। हाँ जी, ये मुझे लगा मेरा। अच्छा नहीं मेरा मतलब था मैंने गलत सवाल पूछ लिया शायद, क्योंकि धन नहीं कोई बात नहीं उसको सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि धन से अलग हट के हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, धन का क्वेश्चन दूसरे नंबर पे ले लेंगे।
आपने मकान का क्वेश्चन कर दिया, तो मकान के लिए जो कार्य भाव हो गया वो 4th हाउस हो फोर्थ गया, हाउस, हाँ जी है ना। जी। तो शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि कार्जेस 4th लॉर्ड शनि देव बन गए। जी और 4 जो रूल हमने बताए, किसी भी कामना सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, जातक ने जो प्रश्न किया है वो होगा या नहीं होगा, उसके लिए चारों रूल को अप्लाई करेंगे। जी सबसे पहले देखिए लग्न और लग्नेश। अब लग्न उभयोदय राशि है या पृष्ठोदय है या शीर्षोदय है? शीर्षोदय, शीर्षोदय राशि है। तो लग्न अपना 100% नंबर दे रहा है, शीर्षोदय राशि है। ये पहला पॉइंट जो आपका था वह ओके हो रहा है। अब पहला पॉइंट में 2 चीजें देखनी थी, लग्न और लग्नेश। लग्न के स्वामी कौन बन रहे हैं? शुक्र, वीनस, जी वीनस, शुक्र। हाँ जी। अब वीनस को बैठाइए, वीनस को कहाँ रख दें? जहां मर्जी बैठा दीजिए, कोई बात नहीं। एक बार मेष में बिठा दीजिए। मेष में, जी ठीक। तो लग्न और लग्नेश दोनों की स्थिति अच्छी हो गई। प्रश्न ज्योतिष में केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह काफी अच्छे माने जाते हैं, वैसे फलित में भी माने जाते हैं। D1 को ही अगर आप डिफाइन करेंगे लग्न कुंडली को, तो केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह का होना कार्य सिद्धि को बूस्ट करता है, कार्य सिद्धि में अपना योगदान देता है। जी और 6 और 12 के लॉर्ड से संबंध एक निगेटिव पॉइंट होता है। तो लग्न और लग्नेश दोनों अच्छी स्थिति में है। जी तो जातक के काम सिद्ध होंगे, इसकी संभावना पूरी बन गई। दूसरे नंबर पे आपको देखना है 4th हाउस 4th लॉर्ड, ठीक है। अब मान लीजिए कि 4th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, मून भी कनेक्टेड हो गया कार्य भाव से। हाँ जी, अच्छा यहाँ बैठा है, ठीक है। शनि को बैठाइए, कहाँ बैठाएंगे? मेष में बिठा दीजिए। मेष में बैठाइए। अब देखिए शनि शुभ ग्रह के साथ तो है, 4th हाउस पे 10वीं दृष्टि से देख रहा है, लेकिन नीच का हो गया, जी एक निगेटिव पॉइंट हो गया। जी यानी जातक को अभी फटाफट घर मिलने वाला नहीं है, परेशानी से मिलेगी, लोन लेना पड़ सकता है, रिलेटिव से कर्ज लेना पड़ सकता है, मकान अभी फाइनलाइज नहीं होगा, उसको अभी मकान देखते रहना पड़ेगा। क्योंकि शनि देव जो 4th लॉर्ड हैं, जो कार्जेस हैं, वे नीच के हो गए, एक निगेटिव पॉइंट। तो आपने इसको लोन से क्यों जोड़ा गुरुजी? मतलब हम लोन से क्यों जोड़ेंगे? लोन की स्थिति कैसे बन रही है? अब मकान खरीदने में परेशानी किस प्रकार की आ सकती है? मकान पसंद नहीं होगा, पैसे की व्यवस्था नहीं होगी, किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा, डिले होगा। मतलब
प्रॉपरली ऐसा नहीं कह सकते ना कि धन की कोई भी कारण बन सकता है, पर कोई कारण डिले करेगा। लोन के पैसे की व्यवस्था परेशान करेगी, ऐसा तो नहीं दिख रहा जरूरी। देखिए, हाँ जी, मैंने तो आपको परेशानी की बातें बताई, जी वही मैं जहाँ तक से भी तो कुछ बात करेंगे ना, जी जहाँ तक भी तो कुछ आपको बताएगा। जी 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 ये इंडिकेट कर रहा है कि मकान लेने में अभी दिक्कत है, फटाफट मकान के योग नहीं बनेंगे। जब भी कार्जेस या लगनेस नीच का हो गया तो तरीका जो होगा मकान परचेज करने का वो निगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल। और फिर 11th लॉर्ड को देखेंगे। मान लीजिए 11th हाउस में कोई शुक्र बैठा हुआ है, तो एक प्लस पॉइंट हो गया। अगर यहाँ जुपिटर बैठ गया तो नौवीं दृष्टि से वो शनि को देख रहा है। लग्नेश और कार्जेस दोनों पे जुपिटर की दृष्टि है, तो शनि की नीचता को बहुत हद तक कंपनसेट कर लेगा। नौवीं दृष्टि हो गई। जुपिटर की दृष्टि के कारण, शनि के नीच होने के कारण जो व्यवधान आ रहा था उसमें बहुत हद तक कमी आ गई। जुपिटर ने अपनी दृष्टि से उसको कंपनसेट कर लिया। तो इसके लिए हमें क्या जुपिटर का इंतजार करना पड़ेगा जुपिटर राशि में आने के लिए, या तब बनेगा? ऐसा भी कुछ बनता है? नहीं। तीसरा बोलिए, आवाज कम आई आपकी। मैं वॉल्यूम चेक कर रही थी। मैं पूछ रही थी मुझे कि आप जुपिटर की सिचुएशन परिस्थिति भी देखनी होगी कि कब मतलब 5 राशि में आएंगे तब पक्का होता है कि हाँ तब बनेगा मकान, या टाइम ऑफ इवेंट आपको बताएंगे। टाइम ऑफ इवेंट हमने नहीं बताया है। अच्छा वो भी होगा। टाइम ऑफ इवेंट आपको बताएंगे। अभी तो ये पढ़ा रहे हैं, अभी तो भी हमने पढ़ाया नहीं है। कब बनेगा ये आप आगे सीखेंगे। अभी तो आप सीख रहे हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। ताजी की योग जो पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर है आपका, वहां से टाइम ऑफ इवेंट शुरू हो जाएगा और उसके बाद हर चैप्टर में आप टाइम ऑफ इवेंट पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है ना। उसकी बातें जो है कैसे देखते हैं वो हम आपको बता देंगे और हर जगह अप्लाई करेंगे। तब आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कितने दिन में बनेगा। मकान देने वाला अगर उच्च का है और अनरूल सहायता दे रहा है, चंद्रमा आ गया, चारों कंजंक्शन बना रहा है, युति बना रहा है, तो 15 दिन के अंदर में काम हो जाता है। और बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रूल हैं। चंद्रमा जब कार्जेस से या कार्य भाव से ट्रांजिट करेगा तो उस समय फिर काम बनेगा। बहुत सारे रूल है, बताऊंगा मैं आपको। जैसे अंकुर अभी लिखा दिया उसी प्रकार उसको लिख के अच्छी तरह समझेंगे। अभी थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि उसका काम बनेगा नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा, फटाफट बनेगा, तुरंत बनेगा, देर होगी नहीं बनेगा, बनेगा, ये सीखिए। अगर सूर्य भी इसमें रिलेशन बना रहा है, जो लाभ भाव का स्वामी है, इच्छा पूर्ति का स्वामी है, 11th लॉर्ड है, तो काम फटाफट बनेगा। मैंने बताया था कि चारों इंटर कनेक्टेड हो या चारों की स्थिति अच्छी हो तो काम फटाफट बनेगा। जिस काम के लिए जातक गया है वह काम होगा। अगर चारों इंटरलिंक्ड है तो मकान जो देखने गया है जातक वो पसंद कर लेगा। 15 दिन के अंदर उसका फाइनलाइज होने वाला है। नौकरी के लिए जो इंटरव्यू देने गया है वह सिलेक्शन हो जाएगा। और चारों अंग में जितना अंग टूटा फूटा है, कमजोर है, डिनाई कर रहा है, तो थोड़ा डिले हो जाएगा।
सभी लोग समझ गए? किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक लिए थे उस पे आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड पूछिएगा, ठीक है ना? मकान का जब टॉपिक आएगा तब मकान को इंक्लूड करिएगा। कोई एक नंबर बोलिए। सर 9 नंबर। सभी लोग चार्ट बनाइए, ये बड़ी काम का है। जुपिटर को कहाँ बैठावे? प्रश्न करिए। धन भाव से रिलेटेड जो जितने सारे हाउस बताए थे उससे रिलेटेड प्रश्न करिए। सर शेयर मार्केट का पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी तो शेयर मार्केट का जिक्र हमने किया था। पांचवा भाव आपका कर्जेस हो गया, बिल्कुल पूछ सकते हैं। शेयर्स का ले लेते हैं एग्जांपल। शेयर्स में क्या प्रश्न है? सर मेरे हिसाब से पूछूं, मेरे लिए पूछूं? कोई भी क्वेश्चन करिए शेयर से रिलेटेड, जैसी इच्छा आपकी। एग्जांपल चार्ट से उसको सॉल्व करते हैं कि शेयर में जब तक को लाभ होगा, नुकसान होगा, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यही हो सकता है ना शेयर से रिलेटेड प्रश्न। या वही कि सर अभी शेयर मार्केट जैसे मैं सोच रही हूँ तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें अच्छा लाभ रहेगा। देखिए ये जो प्रश्न हुआ पर्सनल, उसमें तो अभी की कुंडली बनानी पड़ेगी। अभी जो लग्न उदय हो रहा है, मैंने आपको सिखाया था, वेबिनार में भी बताया था, जो पहला क्लास लिया था उसमें भी बताया था कि प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं। जिस समय जातक प्रश्न करता है उस समय की कुंडली बनती है। यह नेटल चार्ट से डिफरेंट होता है। आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से भी इसका रिलेशन होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो जिस समय आप प्रश्न करेंगे उस समय की कुंडली बनानी पड़ेगी। पंचांग की सहायता से बनाकर मैंने दिखाया भी था। अगर आपने वह क्लास अटेंड नहीं किया है तो मैंने दोनों क्लास का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दिया है, वेबिनार का भी, फर्स्ट क्लास का। दोनों को सुनिए, आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। खुद ही रिप्लाई दीजिएगा अपने प्रश्न का। दिक्कत आए तो फिर अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। वैसे मैं रिपीट कर देता हूँ, जो प्रश्न कुंडली होता है वो जातक जो प्रश्न करता है उस समय का गोचर होता है, ट्रांजिट होता है। जैसे अभी की कुंडली बनाएंगे तो अभी मेष लग्न हो सकता है उदित हुआ हो, क्योंकि वेबिनार में जो बनाया था तो मेष लग्न की कुंडली उदित थी। पंचांग की सहायता से आप देख सकते हैं। ये आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री वाले बहुत सारे अवेलेबल हैं। एस्ट्रोसेज या क्या क्या, पराशर का भी है, पराशर लाइट का जो पुराना वर्जन है वो भी अवेलेबल है। तो उससे कुंडली बनाइए, उससे प्रेडिक्शन करें।
ठीक है, 4-5 क्लास कर लेंगे आप तो इस प्रकार के क्वेश्चन का रिप्लाई आप आसानी से दे पाएंगे। और यह भी मैंने बताया था कि जैसे प्रश्न कुंडली कह रही है कि शेयर्स में आपको लाभ के योग है और आपका नेटल चार्ट भी कह रहा है कि लाभ है, तो 100% आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि उसको लाभ होगा। फिर आगे बताया था कि नेटल चार्ट मना कर रहा है, लाभ के योग को नहीं दिखा रहा है, लेकिन प्रश्न कुंडली लाभ के योग को दिखा रहा है। तो थोड़ा सा वेट करिए, वेट एंड वॉच। शादी के लिए लड़की देख रहे हैं तो अभी और देखना पड़ेगा। जब तक नेटल चार्ट में उस प्रकार के ग्रह दशा नहीं आएंगे, शादी नहीं होगी। नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी आपको और इंटरव्यू देना पड़ेगा। नेटल चार्ट जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, प्रश्न कुंडली सपोर्ट कर रहा है, यानी भूमिका बन रही है, मकान परचेज करने की इच्छा दिल में जागृत हो गई है। आप देख रहे हैं ट्रांजिट बदलेगा, दशाएं बदलेगी, प्रत्यंतर दशा बदल जाएगा, काल दशा सूक्ष्म दशा बदल जाएगा, बात बन जाएगी। इस समय वृष लगन है। वृष लगन है जी। बनाइए सभी आदमी चार्ट। 9 नंबर वाले को बाद में देखते हैं, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। करेंट क्वेश्चन, कोई बात नहीं। जुपिटर और राहु अभी यहाँ है ट्रांजिट में जी। कर्म शुक्र, यहाँ वीनस है कर्क में जी। लिखिए सभी आदमी। यहाँ मरकरी है, जी। यहाँ सूर्य भगवान है और मंगल भी है। हाँ जी। अभी का ट्रांजिट नोट करिए। शनि देव यहाँ है। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है? केतु यहाँ है। बंद क्यों नहीं हो रहा है? चंद्रमा अभी मीन राशि में भी जस्ट प्रवेश किया होगा, कुंडली में दिखा रहा है। तो कुंभ में था, अब मीन में आ गए हैं। 9 ग्रहों का कुछ छूटा हो गया था। अच्छा, अब शेयर्स के लिए कार्जेस हो गया बुध, मरकरी। मरकरी केंद्र में तो है, लेकिन अपने से 12वां है। दूसरा लग्नेश वीनस से द्विद्वादश है। लिखिए द्विद्वादश। लग्नेश द्विद्वादश समझते हैं? जी। द्विद्वादश का मतलब हुआ कि लग्नेश वीनस से
दूसरे हाउस में कार्जेस है और कार्जेस से 12वें भाव में लगने से जहां मरकरी बैठा है वहां से काउंट करेंगे तो वीनस 12वें नंबर पे आएगा। प्रश्न जिन्होंने किया है समझ रहे हैं? प्रश्न कौन किए हैं जरा नाम बताइए प्लीज। सर सीमा नाम है मेरा। सीमा जी, अच्छा सीमा जी समझ में आ रही है बातें? सर मैंने तो फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन की है सर। अच्छा फर्स्ट बार ही ज्वाइन किए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है क्या सीमा जी आपने? बेसिक किया है सर पर नहीं समझ में आया मुझे। काफी मिसकंसेप्शन है मेरे दिमाग में। कोई बात नहीं। जो भी टॉपिक आएगा प्रश्न में उस सबको मैं क्लियर करूंगा और कल का जो क्लास रहेगा मैं बेसिक पे ही क्लास लूंगा। बेसिक का जो भी चीज यूज होता है प्रश्न में उसको पहले क्लियर कर दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट सीखते हैं फिर भूल जाते हैं या बहुत अच्छा से लोगों ने सिखाया भी है तो व्यस्तता के कारण लोग नहीं सीख पाते, काम की व्यस्तता के कारण रिवीजन नहीं कर पाते। जो भी रीजन है तो जो भी बेसिक बातें हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी की जो प्रश्न में अगेन एंड अगेन यूज होता है तो हम कल उसको कराएंगे, ठीक है? तो कल का क्लास कोई भी नहीं छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सब प्रकार की जो बातें आएंगी और आप अगर भूले हुए हैं तो दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है ना? तो एक क्लास बेसिक पे ले लेते हैं जिसका सारा यूज पूरे प्रश्न में चलता रहेगा। जैसे अभी द्विद्वादश आया, आपने इसका क्या मतलब क्या बताया? लग्नेश से कार्जेश द्विदेश होना चाहिए। लग्नेश और कार्जेश अगर एक दूसरे से द्विद्वादश आ गए तो इट इज ए निगेटिव पॉइंट, एक निगेटिव पॉइंट बढ़ गया, या एक दूसरे से छठा आठवां उसको बोलते हैं खड़ाष्टक योग। 6-8 इसको बोलते हैं खड़ाष्टक योग। जैसे मान लीजिए कि पहले हाउस में कोई प्लैनेट है और दूसरा प्लैनेट छठे घर में आ गया, तो एक नंबर हाउस से काउंट करेंगे तो 6 काउंट होगा छठे घर में, और छठे घर से काउंट करेंगे तो जब पहले भाव में काउंट करता हुआ पहुंचेंगे तो 8 की गिनती आ जाएगी। छठे घर से काउंट करके मुझे बताइए कोई पहला घर तक पहुंचिए, कर करिए। 8वां 7 से शुरू करते हैं यदि केतु से, छठे घर से ऐसे करना है ना। जैसे मान लीजिए कि 7वें घर में केतु बैठा हुआ है बैठा हुआ, और पहले घर में कोई ग्रह बैठा है तो 7 से काउंट करिए। 7 को पहला मान लेंगे, 7 8 9 10 11 12 1 2 8 आ गया। केतु से 8वें नंबर पे लग्न में कोई बैठा हुआ ग्रह होगा और फिर लग्न से काउंट करेंगे तो केतु छठे घर में है, तो इसको बोलते हैं खड़ाष्टक योग। यह अपना निगेटिव इन्फ्लुएंस देता है, यानी एक निगेटिव पॉइंट बढ़ गया। क्लियर हो गया सभी को? सीमा जी क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, तो आपके प्रश्न में लग्न पे दृष्टि देखिए किसकी है। सबसे पहले लग्न देखेंगे, लग्न पे किसी की भी दृष्टि नहीं दिख रही है। अब लग्नेश देखेंगे, वीनस तो शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में अच्छे माने जाते हैं। थर्ड हाउस केंद्र त्रिकोण नहीं है तो वीनस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी।
अब वीनस पे फिर दृष्टि देखिए, किसी की दृष्टि पड़ रही है क्या शुभ ग्रह की या पापी ग्रह की? देखने का तरीका तो यही है ना, पहले उस हाउस को देखेंगे, फिर उसके लॉर्ड को देखेंगे। वीनस पे भी किसी की दृष्टि नहीं दिख रही है। अब कार्ड भाव को देखेंगे, कार्ड भाव में मंगल पापी प्लैनेट है, सूर्य क्रूर है, लॉर्डशिप जब इसको बहुत अच्छी मिल जाती है, यानी भाग्येश है सूर्य और शुभ ग्रह को प्रभाव में है, तो ये बहुत अच्छा फल देता है, शुभ की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि आत्मीय कारक है, राजकीय ग्रह है। लेकिन जब पापी के साथ बैठ जाता है तो उसकी क्रूरता में वृद्धि हो जाती है। तो दो पापी प्लैनेट पांचवें घर में बैठ गया, तो फिफ्थ हाउस कार्य जो फेवर में होगा उसको डिनाई कर रहा है। अब लाभेश देखिए, 11th हाउस, 11th हाउस में चंद्रमा तो बैठ गया, अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर है, कौन बताएंगे? चंद्रमा अति कमजोर स्थिति में है। योग में शनि और राहु के दृष्टि में बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो पाप का त्रिदोष, यानी किसी भी हाउस या किसी ग्रह के दोनों तरफ अगर पापी प्लैनेट बैठ जाए तो वह हाउस कमजोर हो जाता है, वह ग्रह कमजोर हो जाता है। चंद्रमा पाप का त्रिदोष में है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, दो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, दो पाप ग्रह के दृष्टि में है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट, तीसरा कोई नहीं है लेकिन वो बहुत कमजोर है चंद्रमा। दो पापी ग्रह देख रहा है, पाप का त्रिदोष में है, तो मन में सिर्फ विचार आया कि मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर से मुझे पैसा कमाना चाहिए, लेकिन वह विचार जो है फ्रूटफुल नहीं है। बीज डाल दिया है, इन्वेस्ट करवा देगा, लेकिन लाभ दिलाने की क्षमता चंद्रमा में नहीं है। मनोकामना पूर्ति की क्षमता चंद्रमा में नहीं है, क्योंकि वह पाप पीड़ित है। जो जातक, जो बंदा, जो मीडिएटर पुच्छक को यानी एप्लीकेंट को कन्विंस कर रहा है कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, मैं सारा रख रखाव रखूंगा या करूंगी या करूंगा, वह गलत कन्विंस कर रहा है। वो जातक को लाभ देने की स्थिति में नहीं है। अब 11th लॉर्ड देखेंगे। 11th लॉर्ड जुपिटर 12वें घर व्यय के भाव में चला गया, खर्चे के घर में चला गया। 12वां घर जानते हैं व्यय का होता है, पता है सभी को। 12वां घर खर्चे का होता है, व्यय का होता है। जातक जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा वह खर्चे में चला जाएगा, व्यय में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। और वहां जाकर वह राहु से पीड़ित हो गया, राहु केतु एक्सिस में फंस गया, मंगल की 8वीं दृष्टि में है। तो हर तरह से अभी जो प्रश्न कुंडली आपने लगाया और जो प्रश्न किया वह बिल्कुल डिनाई कर रहा है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जातक को। नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा।
मीडिएटर भी सही नहीं है, समय भी सही नहीं है, अपना सारा पैसा जातक शेयर्स में, सट्टा में, लॉटरी में, यानी फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो प्रश्न जातक ने किया है वह अपना 100% निगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है। सिर्फ मन में बीज डाल दिया चंद्रमा ने कि मुझे ये काम करना चाहिए, लाभ कहीं से भी नहीं है, 100% डिनाई। समझ गए सारे लोग? जी सर ये बात तो आपने सही बताई कि मतलब मंथ एक मंथ हो गया है सर, और ये बात मेरे मन में चल रही है, और किसी ने कहा था उसी के हिसाब से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, और कहीं से मैंने सुना भी था कि बहुत अच्छा शेयर में किसी को लाभ हो रहा है बहुत, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं ऐसे इन्वेस्ट करूं, तो मेरे घर के थोड़ा बहुत मतलब कंडीशन थोड़ी सुधर जाए, तो इस वजह से ही मेरे मन में इस के प्रति मतलब ध्यान गया कि मुझे भी ये करना चाहिए। नहीं, प्रश्न कुंडली मना कर रहा है, अपना विचार बदल दीजिए। जी सर, बदल दिया कि सर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूं और नहीं प्रॉपर हो पाए तो मेरी और घर की तकलीफ बढ़ जाएगी सर। मत करिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट। जी सर। इससे बढ़िया म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में कर दीजिए, एसआईपी कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आप जॉब करती हैं? नहीं सर, हाउस वाइफ है तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना चाहिए, जरूर बचाना चाहिए। उसी हिसाब से बचा के रखा था, उसी में मैं सोचा कि इसमें कुछ करूं तो लाभ मिलेगा, कुछ तो हो जाएगा। बिल्कुल लाभ नहीं होगा, 100% नुकसान, 100% डिनाई कर रहा है। बिल्कुल मत करिएगा शेयर्स में। कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए। 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना मंथली करना है करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वह आपको बहुत लाभ देगा। हमने भी किया हुआ है और ऐसा ही लाभ देता है। वन टाइम में तो मार्केट अगर हाई है तो नुकसान भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर ठीक हो जाता है। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। आप डायरेक्ट भी कर सकती हैं और कोई रिलायबल ब्रोकर मिले तो उसके थ्रू कर लीजिए। चलिए अब 9 नंबर पे आते हैं। अब कोई दूसरा प्रश्न करिए, इसको सॉल्व करेंगे, अब आगे बढ़े। एग्जाम्पल तो हो गया सफिशिएंट मेरे ख्याल से, या 9 नंबर का एग्जाम्पल एक और लेके देख लें। और आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, पर्सनल हो, भी कर लीजिए। 9 नंबर से सॉल्व करते हैं, लेकिन इसी से होना चाहिए जो आज का टॉपिक है। दूसरा टॉपिक करिएगा तो फिर किसी अंतर हो जाएगा। धन से रिलेटेड जो धन भाव मैंने बताया आपको, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो अभी प्रश्न कुंडली के माध्यम से सॉल्व करते हैं, नहीं तो ऐसे ले लेते हैं एट रैंडम। चलिए एट रैंडम ले लेते हैं। एर्थ हाउस को ले लेते हैं। एर्थ हाउस बड़ी खराब माना जाता है, लेकिन इस जातक को वसीयत में बहुत सारा धन दिलवाते हैं। आपकी इच्छा तो डिनाई करवा देंगे। एक तो डिनाई करवा दिया शेयर्स वाला। जी सर। और वसीयत में इसको धन दिलवाइए। वसीयत में, बीमा में, यानी अनुपार्जित धन जिसके लिए आपने मेहनत नहीं किया है, बिना मेहनत के जो धन आ गया। घूस का प्रश्न इसी में आता है। जैसे घूस से जो बहुत सारे इनकम आते हैं अंडर द टेबल, वो एर्थ हाउस है। छुप कर जो काम करते हैं, फलित में आपने पढ़ा होगा, यानी जो काम प्रकट करके नहीं करते, छुप के करते, वो एर्थ हाउस है। घूस तो छुप के लेते ना, टेबल के नीचे से हाथ बढ़ा के ले लेते। अब देखिए इनको वसीयत में धन दिलवाइए। मून को लगन में या 11th हाउस में। हाँ क्या कुछ बोला आपने? सर मून को लगन में बैठा दें, 11th हाउस में बैठा दें। अच्छा ठीक है, मून को लगन में बैठा देते हैं।
बहुत प्लस पॉइंट हो गया। यहाँ बैठ गया और अगर जुपिटर यहाँ बैठ गया, राशि परिवर्तन कर लिया, बहुत बढ़िया है। ये तो राजी हो गया। 100% जातक को वसीयत में धन लाभ मिलने वाला है, ये स्वीकृति दे रहा। या जुपिटर चंद्रमा के साथ बैठ गया, राशि परिवर्तन बहुत पावरफुल, युति बहुत पावरफुल, या दोनों एक दूसरे को देख रहा है। रोटी उपचार करके रोटी कर दे, दाल के साथ दे। आवाज आ रही है कहीं से? आवाज को बंद करिए प्लीज। संबंध मैंने बताया था कि 3 प्रकार से देखते हैं। युति यानी लग्नेश और कार्जेश, या जिसके विषय में आप देख रहे हैं, दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाए। जैसे अभी के प्रश्न में चंद्रमा और जुपिटर एक साथ बैठ जाए, या चंद्रमा और जुपिटर राशि परिवर्तन करे, यानी चंद्रमा जुपिटर के घर में और जुपिटर चंद्रमा के घर में, लग्नेश कार्जेश के घर में, कार्जेश लग्नेश के घर में। तीसरा मैंने बताया था दृष्टि संबंध, दोनों एक दूसरे को देख रहा, समसप्तक। जैसे अगर जुपिटर 7th हाउस में बैठ जाए, ये 7th हाउस है, मान लीजिए कि यहाँ जुपिटर बैठ गया, तो जुपिटर की दृष्टि चंद्रमा पे, चंद्रमा की दृष्टि जुपिटर पे, लग्नेश की दृष्टि कार्जेश पे, कार्जेश की दृष्टि लग्नेश पे। तो जातक का काम बनने वाला है। अगर इसमें 11th लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो गया तो काम बहुत जल्दी बनने वाला है। 11th लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। प्रश्न किन्होंने किया था? अल्पा जी। अल्पा जी ने किया था। किसने किया था? नाम बताइए। बिजी हो गए, चलिए कोई बात नहीं। इसमें 11th लॉर्ड कौन बन रहा है? वीनस है ना? हाँ जी। वीनस है। 7 नंबर की राशि, इसके स्वामी शुक्रदेव वीनस, या अगर इन्वॉल्व है इन सब के साथ, वीनस पहले घर में बैठ गया, या 7वें घर में बैठ गया, या 8वें घर में बैठ गया। 6, 8, 12 में बैठना निगेटिव होता है, लेकिन प्रश्न अगर 6, 8, 12 से रिलेटेड है तो उससे संबंध पॉजिटिव पॉइंट होता है। क्योंकि वसीयत से रिलेटेड प्रश्न है, तो ऐसी स्थिति में 11th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना, दैट इज द प्लस पॉइंट। वसीयत में उसको धन मिलेगा, इसकी संभावना को बढ़ा दिया। या वीनस 11th हाउस में बैठ जाए, या वीनस केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, शुभ ग्रह केंद्र में बैठ गया तो वह कार्य सिद्धि को बल देगा। लेकिन वीनस 6ठे 8वें में बैठा तो निगेटिव है, क्योंकि प्रश्न 8वें घर से है, तो 8वें घर में बैठना ठीक है, एक्सेप्शन हो गया 6, 8, 12 का। लेकिन वीनस अगर 8वें या 6ठे घर, सॉरी 12वें या 6ठे घर में है, तो इट इज ए निगेटिव पॉइंट, यानी थोड़ी देर लगेगी, एक पॉइंट कमजोर हो गया। हो गया क्लियर? अल्पा जी क्लियर हुआ कि और कुछ? आगे बढ़े। चलिए अब एग्जाम्पल बहुत हो गया, 4, 5, 3, 4, 5 हो गया ना।
अब पढ़ाई करते हैं थोड़ा नया चीज। अभी तो ऐसी मौखिक आपने पढ़ा कि ये बलि है, निर्बली है। मटेरियल में हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, जितना अभी तक पढ़ा, चाहे वो वेबिनार का रहा हो, लेक्चर फर्स्ट क्लास का रहा हो, आज का रहा हो या कल का रहेगा, सभी मैं इकट्ठा भेज दूंगा कल के बाद स्टूडेंट ग्रुप में। अब ग्रह बलि है, ये स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है या कमजोर है, निर्बली है। किसको बलि कहेंगे, किसको निर्बली कहेंगे? उच्च का ग्रह, मूल त्रिकोण राशि का ग्रह, अपनी राशि का ग्रह बलि कहलाते हैं। मित्र राशि में भी अच्छे माने जाते हैं। जैसे आप अपने मित्र के घर में हैं तो आप हैप्पी रहेंगे, मित्र के साथ हैं तो हैप्पी हैं। यानी किसी भी प्रकार के कार्य संपादन में आपको कठिनाई नहीं होगी। भूख लगी है, खाना खा सकते हैं, चाय पीने की इच्छा है, चाय पी सकते हैं, वहां से किसी मित्र को फोन करना है, फोन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खेलते हैं, गप मार सकते हैं, हैप्पी मूड में रहेंगे। तो ग्रह अगर उच्च राशि, मूल त्रिकोण या स्व राशि का है तो जल्दी काम होता है। मित्र राशि में है, महीना लग जाता है। यदि निकल राशि में है तो बहुत समय लग जाता है। आगे पढ़ेंगे आप। केंद्र त्रिकोण अच्छा भाव है, 6 8 12 में बैठेगा तो नेगेटिव पॉइंट, केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छी बातें हैं। नीच राशि में है, नेगेटिव पॉइंट। नीच राशि में जो कार्य का संपादन होता है ना, वो तरीका थोड़ा गलत होता है, रिस्क होता है, संघर्ष करना पड़ता है। 6 8 में 12 में है तो ठीक नहीं है। प्रश्न में वक्री ग्रह वेलकम नहीं किए जाते हैं। अपनी राशि के हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो वक्री ग्रह कार्य को डिले कर देते हैं। आगे पढ़ेंगे। स्पष्ट है तो ठीक नहीं है। स्व राशि का ग्रह 6 8 12 का भी लॉर्ड है तो ठीक है, अपना फल दे लेगा। अच्छा, अपने घर में हर कोई हैप्पी होता है। 6 8 12 का खाली होना अच्छा होता है, या 6 8 12 का लॉर्ड 6 8 12 में हो तो ठीक है। आगे लिखा है कि एक भाव बलि हो जाता है यदि नंबर 1 भावेश अपने भाव में हो। भावेश मीन्स भाव का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द हाउस। लग्न के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं, धन भाव के स्वामी को धनेश बोलते हैं, फोर्थ हाउस के स्वामी को सुखेश बोलते हैं। यानी भाव के स्वामी को भावेश बोलेंगे, नाम कुछ भी हो। तो 12 भाव का स्वामी कोई भी हो, यदि अपने भाव में बैठा है तो अच्छा है, यानी बलि है।
जहाँ एग्जाम्पल की आवश्यकता हो बताइएगा, फिर चार्ट खींच के उसका एग्जाम्पल देंगे। तो बड़ी आसान है समझना। तो चार्ट इतना बनाने में बहुत समय लग जाएगा, नहीं है समझ में तो बताइएगा, जरूर चार्ट खींच के उसको क्लियर करेंगे। समय लगेगा, कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पे है भावेश अपने भाव को दृष्ट करता है। यानी उस हाउस का स्वामी अपने हाउस को देखता है। पहले घर का स्वामी 7वें में बैठा था, 7वीं दृष्टि से फर्स्ट हाउस को देख रहा था। जुपिटर की दृष्टि 5, 7, 9 होती है, मंगल की दृष्टि 4, 7, 8, शनि की दृष्टि 3, 7, 10। 3, 7, 10। अगर भावेश यानी किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है तो वह भाव बलि कहलाएगा। भाव को इंग्लिश में हाउस बोलेंगे, हिंदी में घर भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है, जहां समझ में नहीं आए रोकिएगा, पूछिएगा, टोकिएगा और अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे। जी, जैसे भी आपने कहा कि कोई हाउस का स्वामी अपने हाउस को देखता है, चाहे वो नीच का स्वामी हो, अभी नीच ग्रह हो और अपने हाउस को देख रहा है। देखिए, पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि आपके मित्र हैं और आप उसका मदद करना चाहती हैं। जी। तो आप कितना मदद कर पाएंगे, जितना आपके पास ताकत है। कोरोना का एग्जाम्पल बड़ी आजकल सटीक बैठता है, क्योंकि कोरोना भी जस्ट प्रभावित करके गया पूरे संसार को। आपके मित्र हैं, कोरोना में उनकी नौकरी चली गई या व्यापार बंद हो गया, गृहस्थी चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है। आपके मित्र हैं, तो आपके पास सामर्थ्य अगर 1 महीने की राशन की व्यवस्था उसके लिए करने की है तो आप 1 महीने का ही करेंगे। लेकिन कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है तो साल भर तक मदद करता रहेगा, और ज्यादा उसके पास सामर्थ्य है और दिलेरी भी है, तो जब तक उस बंदे की नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक मदद करता रहेगा। यानी मदद करने वाले का जो सामर्थ्य रहेगा उसी के अनुसार मदद करेगा। अब नीच का ग्रह है तो उसके पास तो खुद ही ताकत नहीं, बहुत थोड़ा मदद कर पाएगा। अपने 10 दोस्तों को बताएगा कि मेरे दोस्त को मदद करना है, प्रयास करेगा, ठीक है। तो कोई भी ग्रह अपनी ताकत के अनुसार ही तो मदद कर पाएगा। या जो फल देता है ग्रह, वो अपनी ताकत के अनुसार ही अच्छा या बुरा फल देता है। अब ग्रह में ताकत ही नहीं है तो क्या फल देगा। तीसरा नंबर पे है भाव में शुभ ग्रह बैठा है। 12वें हाउस में कहीं भी शुभ ग्रह बैठा है तो उस हाउस का जो सामान है, उस हाउस में जो रखा हुआ है, थोड़ी आसानी से मिलती है। बताया था मैंने कि संसार में 1 लाख 1 करोड़ जितने भी सामान है, जितना भी आप नाम जानते हो, धन, हीरा, जवाहरात, कंकर, पत्थर, मनुष्य, राक्षस, दोस्त, दुश्मन, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, कुछ भी, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, जितने पदार्थ, वस्तु, चीज का नाम आप जानते हो, वे सभी इन 12 भाव में बैठे हैं। तो जिस हाउस में शुभ ग्रह है, उस हाउस में जो भी सामान पड़ा हुआ है,
थोड़ी आसानी से मिले। और जहां पापी ग्रह बैठा है उस हाउस के सामान को लेने में, पदार्थ को लेने में, वस्तु को लेने में, उस हाउस के चीज को लेने में थोड़ा संघर्ष करना, मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी आसानी से नहीं मिलेगी। यानी शुभ ग्रह उस हाउस में शुभता भरते हैं और पापी ग्रह उस हाउस में संघर्ष भरते हैं। पावरफुल है तो देंगे, लेकिन संघर्ष से देंगे। तो तीसरे नंबर पे है कि भाव में शुभ ग्रह बैठा है। अब यहाँ फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, अब शुभ ग्रह है और उस हाउस का के लॉर्ड का दोस्त है, शुभता को और बढ़ा देगा। दोस्त नहीं है तो उसकी शुभता को कम बढ़ाएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने कोरोना वाला दिया, तो इसको अप्लाई करिएगा हर जगह। शुभता तो उतनी ही बढ़ाएगा जितना उसमें ताकत है। अब है 5 रुपए देने की ताकत, तो 5 लाख कहां से देगा? ठीक है। चौथे नंबर पे है भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। किसी भी हाउस को शुभ ग्रह देखता है, उस हाउस की शुभता को बढ़ा देता है। या फिर रूल अप्लाई करिए, अगर वह उसके दोस्त का घर है तो शुभता में ज्यादा वृद्धि करेगा, उसका दोस्त नहीं है कम वृद्धि करेगा। अपने जीवन से जोड़ के देखिए, आप अपने दोस्त की मदद अधिक करेंगे और आप बहुत सज्जन हैं, समाज में हर किसी की मदद करना चाहते हैं, तो जो दोस्त है आपका, जिससे आपका फैमिली रिलेशन है, जिससे अच्छा संबंध है, उसको अधिक मदद करें। जो आपका दोस्त नहीं है उसका कम मदद करें, चाहे आप जितने अच्छे इंसान। भावेश की शुभ ग्रहों से युति हो 5वें नंबर पे। यानी उस हाउस का लॉर्ड शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो। शुभ ग्रह में मैंने सीरियल वाइज बताया था, जुपिटर, उसके बाद वीनस, उसके बाद मून और मरकरी। मून शुभ ग्रह के साथ शुभ, पूर्णिमा के 5 दिन पहले 5 दिन बाद बहुत पावरफुल। वैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक उसको माना जाता है 15 दिन शुभ, लेकिन पावरफुल रहता है पूर्णिमा के 5 दिन पहले से 5 दिन बाद तक। पूर्णिमा है कल से श्राद्ध शुरू हो जाएगा। श्राद्ध से लाभ लेने का उपाय मालूम है? श्राद्ध पक्ष में कौवा, चींटी, गाय सबको भोजन दीजिए, पौधों में जल दीजिए। अगर किसी प्रकार का पितृदोष है कुंडली में, तो अपने पितरों के नाम से पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगा दीजिए, उसकी सेवा करिए। अगर वो आपके पहुंच से बाहर है तो उसकी सेवा की व्यवस्था करिए, बहुत लाभ मिलेगा। 5 पूजनीय पौधा जरूर लगाइए। पीपल, वट वृक्ष, बेलपत्र, तुलसी, ये सब पूजनीय पौधा है। कोई भी पौधा लगाइए, बड़े लाभ मिलेगा। सर पौधे में भी लगा सकते हैं पीपल घर पर? घर पे पीपल नहीं लगाते, क्योंकि पीपल या जो भी बड़े पेड़ हैं, चाहे वो वट वृक्ष हो, पीपल हो,
ये सब को घर पे नहीं लगाया जाता है। केला का पौधा भी घर पे लगाने से मना किया जाता है। पूजा के ख्याल से गमले में एंट्रेंस से हट के लगा सकते हैं। पीपल के बदले ये शनि का जो है शमी का पौधा लगा लीजिए, ये पूजनीय है। और जो लाभ पीपल की सेवा से होता है वो सारे लाभ शमी के पौधे से होता है। शमी का पौधा लगाइए। और अभी जब दशहरा आएगा तो विजयादशमी के दिन शमी का पौधा, तुलसी का पौधा, ये सब घर में लाना अति शुभ होता है। ग्रह के बहुत सारे दुर्योगों को न्यूट्रलाइज करेगा। उसमें डेली सवेरे जल दीजिए और शनिवार वाले दिन इवनिंग में सरसों तेल का दीपक जलाइए, बहुत लाभ मिलेगा। तो घर में शमी का पौधा लगाइए। सर शमी क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? शमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। शमी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। है ना, लगाना है, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ। तो सर जो अभी आपने बोला पितृ पक्ष में लगाना है, तो फिर हम जैसे हमारे घर पे पहले से ही तुलसी है, तो फिर और तुलसी लाकर लगाएं कि फिर शमी का फिर दशहरे पे लाएं? देखिए, पितृ पक्ष में मैंने आपको कहा पब्लिक प्लेस पे लगाने के लिए। जी, घर के लिए लाइएगा नवरात्रि में या दशहरा वाले दिन। पितृ पक्ष में घर पे नहीं लाना है। जी जी, घर के बाहर यानी प्रकृति को उपहार स्वरूप आप दीजिए, समाज को दीजिए, प्रकृति को उपहार दीजिए, है ना। घर पे लाइएगा दशहरा वाले दिन या नवरात्रा। दशहरा वाले दिन काफी शुभ माना जाता है। विजयादशमी है ना, वो हर क्षेत्र में आपको विजय दिलाएगा। छठे नंबर पे है भावे शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यानी शुभ ग्रहों के साथ हो, किसी भी हाउस का लॉर्ड, कोई भी ग्रह या शुभ ग्रहों की दृष्टि में। भावेश उच्च राशि, मूल त्रिकोण, स्व राशि या मित्र राशि में बैठा हो, ये तो हो ही गया क्लियर। यानी किसी भी हाउस का लॉर्ड, चाहे कोई भी हाउस हो, अगर वह उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, अपनी राशि में है या मित्र राशि में है, तो बलि कहलाता है। 8वें नंबर पे भावेश केंद्र या त्रिकोण में बैठकर बलि, यानी केंद्र त्रिकोण में हो और बलि हो। ऐसा नहीं कि केंद्र त्रिकोण में बैठा है और उसके साथ कोई पापी ग्रह बैठ गया, पापी ग्रह की दृष्टि हो गई। डबल एफ्लिक्शन अगर हो गया तो केंद्र त्रिकोण में भी वह निर्बली ही माना जाए। एक भाव निर्बली हो जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक भाव बलि कब होता है, उसी प्रकार अब आप जानिए कि एक भाव निर्बली यानी कमजोर कब हो जाता है। तो उसका उल्टा कर दीजिए। उच्च का है तो नीच का हो गया, मित्र राशि में है तो शत्रु राशि में हो गया, केंद्र त्रिकोण में है उसके बदले 6, 8, 12 में हो गया, शुभ ग्रह के साथ है तो पापी ग्रह के साथ हो गया। तो उसी पॉइंट को मैंने यहाँ लिख दिया है जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है यदि भाव में पापी ग्रह बैठा, जिस हाउस में भी पापी ग्रह बैठा रहेगा उस हाउस को कमजोर करेगा। पापी में पापत्व होता है। अगर वो हाउस उसके एनिमी का है तो ज्यादा कमजोर करेगा। अब देखिए ये जितना आप प्रश्न में पढ़ रहे हैं इसमें से मैक्सिमम आपको फलित में काम आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तो आपका फलित भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो जितने रूल पढ़ रहे हैं सब तो फलित का ही है ना, जो प्रश्न में अप्लाई हो रहा है। वैसे प्रश्न के अलग से बहुत सारे रूल हैं जो फलित में एप्लीकेबल नहीं होता है, जो मैं बता दूंगा। लेकिन ये जो आपने आज सारा पढ़ा ये सारे के सारे फलित में भी एप्लीकेबल हो। अब प्रश्न में आपने पढ़ा सेकंड हाउस संचित धन एक्यूमुलेटेड मनी है, फलित में भी। फोर्थ हाउस में भूमि में गड़े धन, वहां भी देखेंगे। फिफ्थ हाउस से शेयर सट्टा लॉटरी, वहां भी देखेंगे। प्रतियोगिता में सफलता, वहां भी देखेंगे।
विरासत में, वसीयत में, बीमे से धन, 8वां घर तो वहां भी देखेंगे, तो वहां भी अप्लाई होगा सेम, ठीक है ना। अब एक भाव निर्बली कब हो जाता है, यहाँ अप्लाई हो रहा है वहां भी अप्लाई होगा। तो अपना प्रेडिक्शन पार्ट भी मजबूत करते चलिए। यदि भाव में पापी ग्रह बैठा हो, अपनी क्षमता के अनुसार उसको कमजोर करेगा। वो पापी ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठा है तो ज्यादा कमजोर करेगा। पापी ग्रह भाव को दृष्ट करे, यानी पापी ग्रह की दृष्टि है जिस हाउस पे, वो हाउस कमजोर है। भावेश 6, 8 में 12वें भाव में बैठा हो, जो भी आपने पढ़ा कई बार रिपीट भी हुआ। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठ गया तो वो कमजोर है, कार्य सिद्धि के लिए निगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर प्रश्न 6, 8, 12 से रिलेटेड है तो फिर प्लस पॉइंट है, जो कि अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने वसीयत का लिया था, ठीक है। एर्थ हाउस सबसे नेगेटिव हाउस, लेकिन अगर एर्थ हाउस से रिलेटेड प्रश्न है तो उसका योगदान हो गया, काम बनेगा। भावेश अस्त हो, सूर्य से एक सर्टेन डिग्री पे सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। नीच का हो, शत्रु राशि में हो, पाप कतरी में हो, यानी उस हाउस के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हो और उस हाउस के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ कतरी, एक बहुत बढ़िया योग बन गया। भावेश का राशि से निर्बली, ये समझते हैं? कौन समझ रहा है? राशि मीन्स राशि का स्वामी, यानी जो ग्रह कहीं भी बैठा है उस राशि का स्वामी अगर बली है तो प्लस पॉइंट। ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर कमजोर है तो नेगेटिव पॉइंट। मान लेते हैं कि चंद्रमा जुपिटर की राशि में बैठा है फॉर एग्जाम्पल, और जुपिटर पावरफुल है तो चंद्रमा को एक बल मिलेगा। जैसे कोई ग्रह अपने घर में नहीं दूसरे के घर में बैठा है, यानी किराएदार है, मकान मालिक बहुत पावरफुल है, तो किराएदार से परिचय है उस मकान मालिक का, तो उससे उसको सपोर्ट मिलेगा। यानी मकान मालिक का मजबूत होना, उसके घर में जो बैठा है ग्रह उसके लिए अच्छी बात है। राशि मीन्स राशि का स्वामी, भावेश मीन्स भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी, किसी भी हाउस का लॉर्ड जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर मजबूत है तो प्लस पॉइंट, उस राशि का स्वामी अगर कमजोर है नेगेटिव। छठा, भावेश का राशि 6, 8, 12 भाव में बैठा है, यानी जो ग्रह है जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी 6, 8, 12 में, जैसे अभी चंद्रमा का एग्जांपल लिया था कि चंद्रमा जुपिटर के घर में बैठा है। अगर जुपिटर 6, 8, 12 में बैठा है तो चंद्रमा के लिए नेगेटिव पॉइंट। अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें कुछ भी पूछना है पूछिए। सर ये आप प्रश्नल कुंडली के हिसाब से बोल रहे हैं ना? ये वहां भी काम करेगा, फलित में ही एप्लीकेबल है। अभी तो अगर कोई प्रश्न पूछे तो ये इसका प्रेडिक्शन किस हिसाब से दिया जाए, प्रश्न के हिसाब से या ये आप वैदिक बता रहे हैं? नहीं, मैं तो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ
इसको कोरिलेट कर रहा हूँ आपके वैदिक से, ये वैदिक ही है। प्रश्न के अलग से भी रूल है, उस रूल की भी चर्चा करेंगे। अभी जो चर्चा हुई है प्रश्न की, और यह एप्लीकेबल आपके फलित जो है यानी लग्न चार्ट को भी डिफाइन करने में ये एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, मतलब अभी आप बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाद में आप प्रश्न का बताएंगे। प्रश्न के अलग से बहुत सारे रूल हैं, वो रूल भी आप पढ़ेंगे। अच्छा, और इसी क्लास में ही बताएंगे, मतलब इसी अच्छा, ओके। आपके फलित को भी तो मजबूत करना है ना। हाँ जी, समझ गए। फलित मजबूत नहीं है तो प्रश्न बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा ना। तो टोटल कितनी क्लासेस होंगी? टोटल 24 क्लासेस हैं, मैंने हर ग्रुप में कई बार दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। 24 क्लासेस हैं, सप्ताह में 2 दिन क्लासें होंगी, एवरी थर्सडे और फ्राइडे। 3 घंटे का क्लास है, टाइमिंग है इसका 8 बजे से 9:30 बजे। क्लास के पहले आपका स्टडी मटेरियल आपके स्टूडेंट ग्रुप में आ जाएगा। आज जो क्लास हुई उसके अगले दिन इसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा। रिकॉर्डिंग की सहायता से अपना पर्सनल नोट बनाइए। मुख्य बातें क्लास के सिलसिले में लिखते रहिए, जो मैं बार बार जोर देता हूँ कि पॉइंट जरूर लिखा करिए। जो कुछ भी नहीं लिखते स्टूडेंट, तो मन घूमने चला जाता है, तो बातें छूट जाती है। हाथ में अगर कलम है, कलम के पास डायरी है आपका, तो अधिक ध्यान से आप पढ़ पाएंगे। कैमरा ऑन है तो और ज्यादा ध्यान से पढ़ पाएंगे। ठीक है जी। और पूछिए, कुछ भी पूछना है पूछिए। कोर्स से रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए तो पूछिए। सर ये अभी जो आपने बताया सर, ये तो कुंडली के हिसाब से ही देखेंगे। कुंडली जो अभी तो प्रश्न आप सीख रहे हैं, प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से सारा मैं बता रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष तो मैं पढ़ा नहीं रहा, वैदिक का ये यूज है, उसी का यह उन्नत रूप है, डेवलप्ड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया, रिपीट भी किया कि अगर किसी के पास बर्थ कुंडली है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप करना चाहती हैं, तो बर्थ कुंडली के साथ प्रश्न कुंडली लगा लीजिए। अगर दोनों इवेंट को ओके कर रहा है तो वह इवेंट वो कर रहेगा। ठीक है, ओके सर। और प्रश्न कैसे, सॉरी सर, प्रश्न कैसे फॉर्म करना है सर, ये भी आप बताएंगे किस तरह? क्योंकि कभी-कभी प्रश्न कि दोनों ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, लोग आपके पास आया पूछने कि मैं अपनी लड़की के लिए एक लड़का देखने जा रहा हूँ, क्या वहाँ शादी मेरी लड़की की तय हो जाएगी? ये प्रश्न हुआ ना। कस्टमर जो है, जातक जिसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, एप्लीकेंट या कस्टमर जो कहिए, जो प्रश्न किया है आपसे, उसका जो रिप्लाई आप देंगे, प्रश्न तो जातक करेगा। आप अपने लिए प्रश्न लगा सकती हैं, मेरा यह काम कब बनेगा, व्यापार में लाभ कब होगा, संतान को नौकरी कब लगेगी, संतान की शादी कब होगी, मेरा अमुक काम कब होगा। आपके दिल में जो भी प्रश्न आया है, जिस समय प्रश्न आया उसी समय की कुंडली बनेगी। पंचांग से बनाइए या किसी ऐप की सहायता से बनाइए। ठीक है, ठीक है सर। और हम लोग के पास लोग आते हैं प्रश्न लेकर, किसी की सामान चोरी हो गई, वह सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई व्यक्ति गुम हो गया, वह कब आएगा, आएगा नहीं आएगा। 10 प्रकार के, 1000 प्रकार के प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न दिल में किसी का भी आया, चाहे वह 1000, 1 लाख, 1 करोड़ प्रकार का प्रश्न हो, सभी का रिप्लाई प्रश्न ज्योतिष की सहायता से दिया जा सकता है। और पूछिए। कल से लिंक सिर्फ स्टूडेंट ग्रुप में ही जाएगा। आज मैंने बहुत सारे ग्रुप में भी भेज दिया था, लेकिन कल से जो ज्वाइनिंग लिंक है सिर्फ स्टूडेंट ग्रुप में जाएगा।
और बिल्कुल शुरू से जिसका यूज प्रश्न में अगेन एंड अगेन आएगा, कल बेसिक बता दूंगा जिससे कि आगे समझने में आपको बड़ी आसानी हो। फिर ताजिक रूल है तीसरे नंबर पे, जो सिलेबस मैंने दिया हुआ है, तो वो सिर्फ प्रश्न में यूज होता है। वो सारी चीजें 1 बाय 1 आप पढ़ेंगे 24 क्लास में। मुख्य बातें मैंने शुरू में बता दिया 2-3 क्लास में वेबिनार लेके, जिससे कि प्रश्न से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप अभी से कर पाए। फीस आप सभी को पता है, जो 1 टाइम पेमेंट करेंगे उनके लिए 6000 रुपीज है। 3 महीने का कोर्स है। अगर कोई मंथली पे करना चाहते हैं, मंथली उनके लिए 2500 रुपया है। 1500 रुपया उनको अधिक पे करना पड़ेगा। जिनके पास डिटेल्स नहीं है, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, फोन करिएगा, मैं सारा डिटेल्स भेज दूंगा। वैसे जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में तो हम डिटेल्स भेजते रहते हैं। फिर भी अगर आपकी नजर नहीं गई है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं भेज दूंगा। क्योंकि कल से सिर्फ स्टूडेंट ग्रुप में ही ज्वाइनिंग लिंक जाएगा और सारी रिकॉर्डिंग अब स्टूडेंट ग्रुप में ही जाएगा। जनरल अब हम नहीं भेज पाएंगे, 2 भेज दिया, आप ज्यादा नहीं भेज पाएंगे। तो इच्छा है सीखने की, जरूर सीखिए। डिवाइन साइंस है, ईश्वर की अनुकंपा जिस पर होती है वही ईश्वरीय विद्या में आता है। ये सत्य है, किसी एस्ट्रोलॉजर की बातें ये नहीं है। तो अच्छा से पढ़िए, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनिए, खूब नाम कमाइए, मान कमाइए, धन कमाइए, जो कमाना है। और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो करिए, नहीं तो फिर अब गुड नाइट बोलना पड़ेगा। आज प्रश्न नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग सुनिए। जो भी प्रश्न हो आज तक का, पहला क्लास से लेकर अभी तक, कल कर लीजिएगा। सर हमारे क्लास का रूल होता है कि जितना पढ़ाई हो गया उसमें से कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछिए। चाहे आज का क्लास 20वें नंबर का क्लास हो, 10वें का हो, 10वें नंबर का हो, 15वां क्लास हो, चाहे 24वां क्लास हो, पहले क्लास, दूसरे क्लास, तीसरे क्लास, किसी भी क्लास में दिक्कत किसी प्रकार की आई है तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। वेलकम, मना कभी नहीं हो। जो हमारे पुराने स्टूडेंट है सबको पता है। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि सभी को। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, good evening. I have just joined you on this one for observation. आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। Sir, good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Correctly? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। Hello. हाँ, आ रही है, बोलिए। Sir, actually, I just wanted to know, whatever you are saying that is completely Hindi, I know, but is there any chance to get in English? नहीं, ये सब हिंदी में है। स्टडी मटेरियल आपको हिंदी में जाएगा, पढ़ाई भी हिंदी में होगी। ये हिंदी में है सारा। इंग्लिश इज नॉट अवेलेबल। Okay, sir. जिनको हिंदी आती है वे पढ़ें। वैसे इतना हिंदी तो भारत में लगभग सभी को आता है और ये बिल्कुल बोलचाल की भाषा में है, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल बोलचाल की ही तो भाषा है एस्ट्रोलॉजी। कोई डिफिकल्ट हिंदी का यूज इसमें होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। यानी अगर वार्तालाप की भाषा अगर कोई भी समझते हो, बात करने अगर किसी से आप हिंदी में बात कर लेते हैं तो आपको हिंदी आती है समझ में और एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं। सर, ये जो आपने देवनागरी में लिखा है, जो लिखा भेजेंगे आप, वही आप वर्बली पढ़ाएंगे या जो वीडियो में रिकॉर्डिंग दे रहे हैं वो अलग है और ये पीडीएफ अलग है? देखिए, पीडीएफ तो हमारे लिए होता है
हमने तो सिर्फ पॉइंट नोट डाउन किया और आपको इतना एक्सप्लेन करके समझा दिया। अच्छा, ये सिर्फ पॉइंट्स है पीडीएफ। पीडीएफ तो हमारे लिए जो हमने टाइप कर रखा है कि कोई पॉइंट छूटे नहीं और स्टडी मटेरियल इससे अधिक आपके पास आएगा। अच्छा, ओके, मतलब जो भी स्टडी मटेरियल है वही रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में तो बहुत सारी बातें आपको अलग से भी समझाई जाती है और आप जो प्रश्न करते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन होता है। तो रिकॉर्डिंग तो भास्ट हो गया। अब आपने जैसे अभी शायद सीमा जी ने प्रश्न किया शेयर्स का, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो क्लास करने का तो ये लाभ मिलेगा। अब रिकॉर्डिंग हमारी लाइफ टाइम रहेगी ना सर? नहीं, 3 महीने की वैलिडिटी है। जिस दिन ये समाप्त होगा क्लास उस दिन से 3 महीने की वैलिडिटी है। लाइव वाले में स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ते, पढ़ा रह जाता है, बेकार चला जाता है, मिसयूज भी होता है। तो हमने लिखा हुआ है आपको, जो हमने भेजा है, सेंड किया है। अच्छा, मतलब 3 महीने के अंदर हमें अपने नोट्स बनाने होंगे सब। हाँ, क्लास कंप्लीशन के 3 महीना, जैसे आज अगर शुरू हुआ है, अगला जो रिकॉर्डिंग है वो 6 महीने की वैलिडिटी उसकी हो गई। ओके, 24वां क्लास जिस दिन होगा आपका, उसके बाद से 90 डेज तक सारे रिकॉर्डिंग आपके पास रहेंगे, चाहे वह 24वें क्लास का रिकॉर्डिंग हो या पहले क्लास का रिकॉर्डिंग। अच्छा सर। और कुछ सर, मैं एक प्रश्न कर सकती हूँ? मेरे मन में है, क्लास से तो रिलेटेड नहीं है सर, कुछ अलग है, पर्सनल भी है थोड़ा। बोलिए। सर, मेरी बेटी है, वो अभी सीए की एग्जाम अभी नवंबर में देने वाली है। उसने पहले भी दी थी, तो वो मतलब नहीं कर पाई, सक्सेस नहीं हो पाई, अब वापस दे रही है। तो क्या वो सक्सेस होगी इस समय? अब देखिए, आप प्रश्न कुंडली लगाइएगा, अभी का टाइम नोट डाउन करिए, 9:45 हो रहा है, ठीक है ना? जी। तो अभी का प्रश्न लगाइएगा और उसमें देखिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। अभी हमने आपको लग्नेश, कार्जेस, 11th लॉर्ड, चंद्रमा, उसका अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बात बन जाएगी, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो बात नहीं बनेगी। कॉम्बिनेशन नहीं भी बन रहा है लेकिन सभी की स्थिति अच्छी है, यानी बली है, तो बात बन जाएगी। बली नहीं है तो नहीं बनेगी। दूसरा, अगर उनका बर्थ चार्ट अवेलेबल है तो बर्थ चार्ट भी देखिएगा। सीए के लिए मरकरी पावरफुल होना चाहिए, 8th हाउस पावरफुल होना चाहिए, 8th लॉर्ड पावरफुल होना चाहिए, लग्नेश तो पावरफुल होना ही चाहिए। अगर ये सब अच्छी स्थिति में है उनके बर्थ चार्ट में तो वे क्वालिफाई कर जाएंगी। अगर ये सब अच्छी स्थिति में नहीं है तो दिक्कत आएगी। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू सर। वेलकम।